सो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर हम लोग। तो बेसिकली देखो मेन पॉइंट पर आएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स सिचुएशन क्या थी। तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी दिक्कतें रही हैं, कभी डेमोक्रेसी कभी मिलिट्री। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। आपने इलेक्शन कराया और जो भी आपका प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो जिस पार्टी को जो भी जीते उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। लेकिन बीच बीच में मालूम है वहाँ की जो मिलिट्री है ना, उसके पास एक अलग पावर है। गवर्नमेंट को वो डिसक्वालीफाई करके मिलिट्री रूल लगा देती है। तो जनरल ज़ियाउल हक के टाइम भी यही हुआ था। यानी थोड़ा बहुत हिस्ट्री है यहाँ पर पुरानी कि ज़ियाउल हक प्रॉमिस टू होल्ड इलेक्शन एंड ट्रांसफ़र पावर टू सिविलियन गवर्नमेंट। क्योंकि ज़ियाउल हक ने ज़ियाउल हक ने क्या किया था, देखो जनरल याह्या खान हैंडेड ओवर पावर टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हिज वॉज ए सिविलियन गवर्नमेंट विद रिमेन पावर टिल 1977, बट सिंस द आर्मी हैड टेस्टेड द फ्रूट्स ऑफ पावर, जनरल ज़ियाउल हक आउटस्टेटेड भुट्टो। जनरल ज़ियाउल हक ने बाहर भगा दिया। जनरल ज़ियाउल हक जो आर्मी का मेन जनरल था, तो उसने क्या किया था, भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर मिलिट्री पावर लगा दिया था पाकिस्तान में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ ए पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड एग्जीक्यूटेड इन 1979। तो बाद में 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। मतलब मार दिया गया, ये मर्डर करा दिया गया, काफ़ी अपोनेंट जो थे मर्डर करा दिया गया। तो देखो अब देखो मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर मिलिट्री पावर लेकर आ गया था। तो ज़ियाउल हक प्रॉमिस टू होल्ड इलेक्शन एंड ट्रांसफ़र पावर टू सिविलियन। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सिविलियन गवर्नमेंट की पावर आएगी और इलेक्शन लड़ाया जाएगा। लेकिन बट इलेक्शन वॉज ट्वाइस पोस्टपोन टू वन प्रोटेस्ट और अनदर। देयर वॉज ए मूवमेंट to establish a democracy in the country in general election held in 1985 and there was no participation of political parties. So General Ziaul Haq termed his system government as partyless democracy. तो किसी ने पार्टी ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं थी उस इलेक्शन में। तो देयर वॉज नो ट्रूथ वॉट ही क्लेम द इलेक्शन वर ए फार। मतलब इसे झूठा नाम के लिए फेक इलेक्शन के बोला उसने, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर क्योंकि कोई पार्टी थी नहीं। फिर जनरल ज़ियाउल हक वॉज किल्ड इन प्लेन क्रैश। लेकिन बाद में किसी 1988 में, यानी कब से 1977 से 88, 13 साल समझो मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ पे रही है, मिलिट्री पावर रहा है, नॉट गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्शन हेल्ड में 1988 में फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि नवाज़ शरीफ की पार्टी थी, जो अभी तक भी है, वो नवाज़ शरीफ अभी इसका जो भाई हैं उसको वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। ठीक है। तो पीपी इमर्ज विक्टोरियस, इट्स लीडर बेनज़ीर भुट्टो बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बट शी वॉज डिसमिस इन 1990 फॉर अबाउट 10 ईयर। देयर वॉज ए क्विक सक्सीजन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वन आफ्टर अनदर। इन 1997 नवाज शरीफ वॉज स्वर्न इन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। बाद में 97 में नवाज शरीफ को बनाया गया। अब उसके 2 साल बाद क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने डिक्टेटरशिप किया और मिलिट्री रूल लगा दिया। किसको हटाकर, नवाज़ शरीफ को हटाकर। ठीक है। और 7 साल 8 साल परवेज़ मुशर्रफ गवर्नमेंट चलाते रहे मिलिट्री के तौर पे। और बाद में 2008 में फिर जनरल इलेक्शन कराए गए पाकिस्तान में। बेनज़ीर भुट्टो को भी देखो मर्डर करवा दिया गया था। तो ये काफ़ी मतलब पाकिस्तान की जो देखोगे आप पॉलिटिकल पूरी स्टोरी देखोगे तो बस यही बड़ी उथल पुथल है, अपोनेंट का मर्डर करवाना एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग एन स्टेबल डेमोक्रेसी। क्यों नहीं स्टेबिलिटी आई पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। होल ऑफ द मुस्लिम क्लर्जी मैन, मतलब मुस्लिम जो कट्टर मुस्लिम थे उनका भी एक बड़ा ये था, इम्पैक्ट था। मौलाना कह सकते हो आप, मौलाना लोगों का ये एक बड़ा इम्पैक्ट था। ठीक है ना। और टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ओके। तो ये चीज़ थी, एक क्लैश होता था वहाँ पर। आर्मी के ऊपर बहुत डिपेंड थी
आर्मी को बहुत पावर दिए गए थे, इसलिए आर्मी बार बार टेक ओवर कर लेती थी पावर को। नॉट इनफ इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान नॉट टू एक्ट इन अनडेमोक्रेटिक वे। इंटरनेशनल प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक वे से नहीं चल रहे तो इंटरनेशनल लेवल प्रेशर होता है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं प्रेशर था, क्योंकि यूएसए का सपोर्ट हमेशा था पाकिस्तान के पास बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान का एक अलग एक एंटी था ना। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा एंटी रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडिया कहीं सुपर मतलब पावरफुल ज़्यादा ना बने, तो यूएस में शुरुआत में, अभी तो खैर काफ़ी हद तक के इंडिया के फेवर में है यूएसए, लेकिन शुरुआत की 50 ईयर्स, फर्स्ट 50 ईयर्स 1947 से 2000 तक में यूएसए का बहुत सपोर्ट रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर कोई भी प्रेशर, क्योंकि यूएसए का सपोर्ट है तो डेफिनेटली कोई उस तरीके से प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएसए तो मेन है अगर देखा जाए सुपर पावर में। फिर देखो टेररिस्ट का बहुत बड़ा होल्ड रहा है पाकिस्तान पे हमेशा। टेररिस्ट क्यों है मेन? कश्मीर की आज़ादी के लिए टेररिस्ट काफ़ी इम्पैक्ट और काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस रहा है। कोई कैरिस्मेटिक लीडर नहीं था, बहुत बड़ा लीडर नहीं था कोई भी ऐसा। तो उतना बड़ा कुछ जब लीडर नहीं होता है ना, जब पब्लिक को इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो वहाँ पर पार्टी और गवर्नमेंट क्या होती है, अनस्टेबल बहुत हो जाती है। तो अब पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल पढ़ सकते हो पाकिस्तान की, लेकिन अब ये कि ऊपर का ओवरव्यू दिया हुआ है, मैंने उस पर भी ओवरव्यू आपको बताया है, तो डिटेल्स में पढ़ के जो भी डाउट है मुझसे पूछा करो। फिर बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश पता ही है इंडिया और पाकिस्तान की क्योंकि बांग्लादेश जो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो 1970 वहाँ पर है ना, बांग्लादेश को सेकेंडरी सिटीज़न मानते थे पाकिस्तानी। एक पाकिस्तान भाई तुम्हारा नॉर्थ में था, फिर यहाँ पे इंडिया समझो, फिर यहाँ पे बांग्लादेश इधर था, मतलब पाकिस्तान इधर भी था और पाकिस्तान ईस्ट में भी था बंगाल के आगे। तो यहाँ वाले बंगाली को पाकिस्तान गवर्नमेंट सुपीरियर मतलब सेकेंडरी मानती सिटीज़न, ज़्यादा राइट नहीं देते थे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करते थे यहाँ वालों के लिए, तो एक दो नज़री या पार्शलिटी रखते थे। तो यहाँ की पब्लिक है ना, वो अपनी ही गवर्नमेंट का अगेंस्ट काफ़ी उनमें डिससेटिस्फैक्शन था। तो जब 71 में वॉर हुआ तो इंडिया ने क्या किया, इस वाले बांग्लादेश को पाकिस्तान से हटा दिया, मतलब अलग कर दिया, और बांग्लादेश नाम का एक अलग ही मुल्क बना दिया, ठीक है ना। तो इससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी। तो वेस्ट पाकिस्तानी, जो वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं उसे, नहीं वेस्ट पाकिस्तान ये वाला हुआ, ईस्ट पाकिस्तान ये वाला हुआ ईस्ट पाकिस्तान, ये वाला हुआ वेस्ट पाकिस्तान। तो द वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स सॉ दिस डिमांड एज थ्रेट ऑफ देयर डोमिनेशन। इन दिसंबर 1970 इलेक्शन शेख मुजीब अवामी लीग वोन ए लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो शेख मुजीब की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई इन ईस्ट बंगाल प्रोविंशियल असेंबली एंड सिक्योर्ड मेजोरिटी सीट इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बड़ी जीत मिली कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इसको फेवर मिल गया, ठीक है। ठीक है, तो शेख मुजीब को बड़ी एक ये मिली, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान की पहले की गवर्नमेंट थी वो उसके अगेंस्ट हो गई, तो वहाँ से डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ, वॉर हुआ, फिर वॉर में फिर बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। अब और फिर बाद में देखो इनस्टेबिलिटी रही है थोड़ी बहुत बांग्लादेश में, तो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, हत्या करा दी गई। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउर रहमान टुक द रेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन है। फिर वहाँ पर मिलिट्री पावर आ गई। इन द इलेक्शन ऑफ द फरवरी 1979, यानी 4 साल है ना आपकी वो मिलिट्री पावर रहा। 75 में हत्या कराई गई, बाद में मिलिट्री के हाथ में आ गई गवर्नमेंट। तो 79 में ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी वॉज वन मेजोरिटी सीट इन पार्लियामेंट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सेट इन देयर इन व्हेन जनरल ज़ियाउर रहमान वॉज एसिनेटेड। इसको भी हत्या करा दी गई, ठीक है ना। इन मई 1981 जस्टिस अब्दुल सत्तार बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बट ही हैड फेस एंडलेस सीरीज ऑफ द स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत पब्लिक का बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये था, डिस्टर्बेंस था, बहुत से यानी कि आंदोलन और रैली वैली सब। तो ये इस वजह से उतनी स्टेबिलिटी शुरुआत में नहीं थी जब बांग्लादेश बना। इन मार्च 1982 जनरल इरशाद बिकेम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री।
इन दिसंबर 1983 ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो नेक्स्ट, पीपल्स रिवोल्ट इन 1990 रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो 1990 के बाद से फिर थोड़ा सा डेमोक्रेसी स्टेबल एक हद तक के हुई। वाइट वाला नहीं, सुनो, ओनली रेड। हाँ, बट इन 1996 शेख हसीना, डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो अभी तक भी प्राइम मिनिस्टर थी, अभी उसको भागना पड़ा 2024 में, जब बांग्लादेश में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो अभी वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है कुछ भी। तो फिर वो काफ़ी साल चलती रही गवर्नमेंट, अब उसके बाद जाके अनस्टेबिलिटी काफ़ी हद तक के हो गई है। ठीक है, अभी तक के मतलब पिछले 20-30 साल से 30 ईयर से स्टेबल गवर्नमेंट थी डेमोक्रेसी पर, लेकिन फिर से जो शेख हसीना काफ़ी साल प्राइम मिनिस्टर थी। अब देखो नेपाल में तो पता ही है कि डेमोक्रेसी बेस पर है ही नहीं वो। ठीक है, नेपाल हैज़ बीन टिल रिसेंटली ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, बट इन 2006 इट डिक्लेयर इटसेल्फ ए सेकुलर स्टेट। तो अभी तक के वो हिंदू था, लेकिन 2006 में सेकुलर स्टेट बनाया गया, मतलब डिक्लेयर किया उन्होंने कि हम सेकुलर हैं। लाइक अदर मोनार्क, द किंग ऑफ नेपाल ऑल्सो एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो वेस्टेड। ठीक है, तो सारे पावर किसके हाथ में रही? तो वहाँ के किंग जो है, मोनार्की सिस्टम है, उनके हाथ में सारे पावर रहते हैं। लेटर द किंग बिकम ए लिटिल मोर लिबरल इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, ही स्टेब्लिश द पंचायत। लेकिन बाद में क्या हो गया, किंग ने भी धीरे धीरे पंचायत बनाई और एक कुछ हद तक के डेमोक्रेसी, मतलब नॉट फुल्ली डेमोक्रेसी बट कुछ हद तक के डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की वहाँ के खुद के किंग ने। सो मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नवंबर 1990 द किंग गेव अप हिज एब्सोल्यूट पावर। Nepal now become a constitutional monarchy. It also had a multi-party system. The Nepalese parliament had two chambers, one which had 195 elected members. Only 10 of its members were nominated by the king. तो 10 मेंबर किंग नॉमिनेट करते हैं, 195 मेंबर आते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन देखो क्या हुआ फिर, लेकिन वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम भी है, किंग भी है। जैसे यूके में देखो डेमोक्रेसी भी है, लेकिन किंग सिस्टम, मोनार्की सिस्टम भी चलता है, वहाँ की प्रिंसेस एंड ऑल सब सही थी। ठीक है, सो देखो नेपाली किंग का देखो एक एसेसिनेशन कराया गया था किंग बीरेंद्र को। द क्वीन ऐश्वर्या एंड द नंबर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर वर असिस्टेड बाय द क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, हु देन टुक हिज ओन लाइफ। तो किंग दीपेंद्र ने ही है ना खुद को भी मार लिया और कई लोगों को अपने घर में मार दिया। तो किंग बीरेंद्र ब्रदर ज्ञानेंद्र बिकम द किंग ऑफ नेपाल, फिर जो उसका भाई था उसको किंग ऑफ नेपाल बनाया गया। तो ये एक हादसा कह सकते बहुत बड़ा हुआ था, टॉप इतना हाई क्लास लेवल पे। फिर नेपाल के लोग विद्रोह करते रहते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, फुल्ली डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये वहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, वैसे ही है, स्टोरी ऐसा है क्या क्या हुआ बाद में। ठीक है ना, तो मोनार्की को अबोलिश करके नेपाल में एक फेडरल डेमोक्रेटिक बनाया गया 2010 में। तो 10 ईयर से सिविल वॉर चला नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बाबूराम भट्टाराय बनाया गया। तो ही वॉज इलेक्टेड नेपाल प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। ठीक है, लेकिन वहाँ पे राजा होते हैं अभी भी, लेकिन अब काफ़ी हद तक की डेमोक्रेसी चलती है, नाम के लिए राजा रह गए हैं। इसके बाद श्रीलंका तो बड़ा डिस्टर्बेंस है, श्रीलंका का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया का तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, पाकिस्तान का पढ़ लिया ने, नेपाल का भी पढ़ लिया और बांग्लादेश का भी पढ़ लिया। ठीक है, श्रीलंका का है, फिर उसके बाद बस श्रीलंका का ही है। उसके बाद फिर हमारे रिलेशन कैसे रहे हैं बाकी कंट्रीज़ से, वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में अगले लेक्चर। यहाँ तक कि जो डाउट है तो मुझसे पूछिएगा आप।